नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। रुड़की में 28 साल की एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। अल्लू मजरा चौक पर दिन के समय में उस पर हमला किया गया। इस वारदात को अंजाम दिया गया। इलाज के दौरान देहरादून ले जाते समय उसकी मौत हो गई है। आरोपी फरार है। पुलिस की जो टीमें हैं वो लगातार तलाश में जुटी हुई है। पुरानी रंजिश समेत कई एंगल से पुलिस की टीम जांच कर रही है। लोगों से पूछताछ की जा रही है और इस वारदात के बाद इलाके में दहशत है। इस दौरान भगवानपुर थाना क्षेत्र के अल्लू मजरा चौक पर 28 साल के एक मुफीद धारदार हथियार से हमला किया गया। चाकू से कई बार हमला किया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद प्राथमिक उपचार के बाद उसे देहरादून रेफर किया गया। रास्ते में ही उसकी मौत हो गई है। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आरोपियों की तलाश कर जा रही है और पुलिस इस पूरे मामले को लेकर रिश्तेदार, परिवार वाले, उसके दोस्त सभी से पूछताछ कर रहे हैं कि आखिरकार मामला और ये विवाद किस बात को लेकर, आखिर क्यों इस युवक पर हमला किया गया। पुलिस की टीम ने और खासतौर पर अधिकारियों ने साफ तौर पर कहा इस मामले का जल्द ही खुलासा होगा। देखिए, भगवानपुर थाना क्षेत्र में अल्लू माजरा जो एरिया है, वहां पर एक सूचना मिली पुलिस को कि एक व्यक्ति द्वारा जो है किसी को चाकू मार दिया गया है। तो मौके पर पुलिस पहुंची वहां पर, और जो विक्टिम है उसका नाम मसीद है। ये घटना लगभग 11 की है। तो जो व्यक्ति है, जो विक्टिम था, उसको उपचार हेतु जो आरोग्य अस्पताल लेके दिया गया। वहां से आरोग्य से उसको देहरादून रेफर कर दिया गया और देहरादून ले जाते वक्त उसकी रास्ते में मृत्यु हो गई। अभी इसमें जो पुलिस और अग्रिम कार्रवाई जो भी है उसमें जो है अभी इसमें तहकीकात चल रही है और आगे की जो इसमें जो भी होगा मुकदमा दर्ज करेगा, बाकी चीजें जो है इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अरशद हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरशद, ये मामला क्या है? क्या किसी की गिरफ्तारी हो पाई है? देखिए, अभी तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। हालांकि अगर बात करें तो पुलिस पूरी तरह से जो है आरोपी की तलाश कर रही है और इसमें मामले में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। जी श्रुति। देखिए, इस पूरे मामले में जांच अभी भी की जा रही है। अरशद, ये सवाल है क्योंकि पुलिस की टीम क्या परिवार वालों से पूछताछ कर रही है? दूसरा ये सवाल ये भी है कि क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुका है? देखिए, अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है। हालांकि इसमें कुछ समय लगता है। अगर वहीं बात करें तो पुलिस पूरी तरह से छानबीन में जुटी है और मुकदमा भी जो है आरोपी के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अरशद, किस मामले को लेकर आखिरकार ये विवाद था, क्या इसके बारे में जानकारी मिल पाई है? कहा यह जा रहा है कि पुलिस पुरानी रंजिश को लेकर भी यहाँ पर जांच कर रही है, लोगों से पूछताछ कर रही है। क्या ये जिस युवक पर हमला किया गया है ये पहले से ही बदमाशों को जानते थे? आपको बता दूं कि पुलिस जो है पूरी तरह से गहनता के साथ छानबीन कर रही है और हर पहलू को देखकर जो है जांच की जा रही है। पुलिस का ये भी कहना है कि पुराने रंजिश पे क्या हो सकता है, पुराने रंजिश के चलते हत्या की गई हो। तो सभी पहलुओं को अभी लेकर ये छानबीन की जा रही है। तो जैसे ही कुछ निष्कर्ष निकलता है उसके मुताबिक पुलिस जो है एक बार फिर मीडिया के समक्ष अपनी तमाम जानकारियां रखने वाली है। बहुत शुक्रिया अरशद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। इस पूरे मामले में पुलिस की टीम जांच कर रही है। आगे क्या कुछ खुलासे होंगे देखना बेहद अहम। चलिए खबरों बढ़ते हैं आगे। लालकुआं पहुंचे पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक। अमृत भारत स्टेशन योजना का उन्होंने समीक्षा किया है। प्लेटफॉर्म विस्तार, यात्री सुविधाओं की समीक्षा की है। रिजर्वेशन काउंटर का समय बढ़ाने पर विचार है। वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेनों को लेकर कई संकेत। उत्तराखंड के लालकुआं रेलवे स्टेशन पर पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक उदय बोरवनकर ने 2 दिवसीय समीक्षा दौरे के दौरान अपने अमृत भारत स्टेशन योजना, यात्री सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था, स्टेशन विकास कार्यों का जायजा लिया है। उन्होंने प्लेटफॉर्म की लंबाई, निर्माणाधीन फुट ओवर ब्रिज की प्रगति और रिजर्वेशन काउंटर के समय में बदलाव की संभावना पर समीक्षा की है।
इस दौरान महाप्रबंधक ने कहा कि भविष्य में वंदे भारत, अमृत भारत, वंदे भारत स्लीपर जैसी अत्याधुनिक ट्रेनों के संचालन पर गंभीरता से विचार किया जा रहा, जिससे यात्रियों को बेहतर आधुनिक रेल सुविधाएं मिल सकेंगी। समीक्षा करने की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। हालांकि इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से बातचीत की है। उन तमाम मामलों पर भी काम लगातार जारी है। लाल कुआं जंक्शन, यहां पर वंदे भारत, अमृत भारत ट्रेनों को लेकर भी कई संकेत देते हुए नजर आए। महाप्रबंधक यहां पर समीक्षा करने के लिए पहुंचे थे। स्टेशन के रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है और जो कोचेस का जो जहाँ मरम्मत होती है कोचिंग डिपो, उसमें भी एक्सपेंशन का काम चल रहा है। यार्ड के कुछ काम अभी हाल में हम लोगों ने सैंक्शन किए हैं। प्लेटफॉर्म की लंबाई बढ़ानी है। तो ये जो जन सुविधाएं हैं, यात्रियों के लिए जो सुविधाएं हैं, मुख्यतः उनका निरीक्षण, उनकी क्या प्रगति है और कैसे उन्हें तेजी से और आगे संपन्न किया जाए, और साथ साथ जो संरक्षा संबंधी जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनका गहन निरीक्षण। हमारे साथ हमारे सहयोगी महेंद्र प्रताप इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। महेंद्र, मामला है क्या, और यहाँ पर जब महाप्रबंधक पहुंचे क्या कुछ कमियां पाई गई है, क्या कुछ खामियां पाई गई स्टेशन पर? श्रुति, महाप्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे का यह दौरा कई मामलों में महत्वपूर्ण रहा। दरअसल इन्होंने पहले से जो बजट सैंक्शन हुए थे उसकी प्रगति देखी। इसके अलावा कुछ योजनाओं की सौगात भी दी है, जैसे वंदे भारत, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत लाल कुआं को इस दायरे में लाना है और इसकी कनेक्टिविटी लखनऊ से लेकर के देहरादून तक होना है। इसके अलावा उन्होंने स्थानीय लेवल पे भी फीडबैक लिया, यात्रियों से भी फीडबैक लिया। वहाँ पे लोगों ने सुझाव दिया है कि जो रिजर्वेशन काउंटर है उसकी अवधि बढ़ाई जानी चाहिए, जो कि अभी 4 बजे बंद हो जाता है। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसकी अवधि बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा फुट ओवर ब्रिज भी बनकर तैयार हो चुका है, उसकी भी प्रगति का उन्होंने जायजा लिया, जो कि अगले कुछ ही दिनों में उसका लोकार्पण होना है। तो महेंद्र, सवाल ये कि रिजर्वेशन काउंटर 4 बजे क्यों बंद हो जाता है? इसके पीछे अधिकारियों की तरफ से क्या वजह बताई जा रही है और कब तक इसकी समय सीमा में बदलाव की उम्मीद? उन्होंने तत्कालीन अधिकारियों को निर्देश दे दिया है। अधिकारियों का ये कहना था कि वहाँ पे ज्यादा यात्री आते नहीं है, इस वजह से समय जाया होता था, लेकिन उन्होंने फटकार भी लगाई। उन्होंने कहा कि जो निर्धारित समय है उसी पर बंद होगा। लिहाजा उन्होंने मौके पे ही निर्देश दिया कि इसकी अवधि बढ़ाई जाए, रिजर्वेशन काउंटर जो है जो भी लोग आए उनको पूरी सुविधा मिले। महेंद्र, अभी इस पूरे मामले को लेकर जब वो समीक्षा करने पहुंचे महाप्रबंधक, अत्याधुनिक ट्रेनों को लेकर भी वो चर्चा कर रहे थे, कई संकेत दिए हैं। कब से अत्याधुनिक ट्रेनों का संचालन इस स्टेशन से होना है, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? इसको दरअसल इस योजना के तहत पूरे देश में काम चल रहा है, अमृत भारत और वंदे भारत स्टेशन योजना को लेकर के। ये महत्वपूर्ण है कि लाल कुआं जैसे स्टेशन को भी इस दायरे में लिया गया है और इसके लिए डीपीआर वगैरह तैयार किया जा रहा है। संभव है कि कुछ महीनों के अंदर इसका जो है तैयारियां धरातल पर टिकने लगेंगी। बहुत शुक्रिया महेंद्र आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए खबर बढ़ते हैं आगे। देहरादून में कैलाश मानसरोवर यात्रा की तैयारियां हो चुकी है। पहला जत्था 4 जुलाई को पहुंचेगा उत्तराखंड। 50-50 श्रद्धालुओं के 10 जत्थे करेंगे यहां पर यात्रा। सिर्फ 38 किलोमीटर पैदल चलना ही यहां पर होगा और लिपुलेख आदि कैलाश के दर्शन का भी अवसर मिलने वाला है। उत्तराखंड के रास्ते होने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। पहला तीर्थयात्री दल 4 जुलाई को उत्तराखंड पहुंचेगा और इस साल 50-50 श्रद्धालुओं के कुल 10 जत्थे लिपुलेख मार्ग से यात्रा करने वाले हैं। खास बात यह है कि इस बार श्रद्धालुओं को केवल 38 किलोमीटर ही पैदल यात्रा करनी होगी, जबकि बाकी सफर वाहनों से वो तय कर सकेंगे। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि लिपुलेख दर्रे से बिना चीनी वीजा और पासपोर्ट के कैलाश पर्वत के दर्शन संभव है। साथ ही श्रद्धालुओं को आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन का भी अवसर यहाँ पर मिलेगा। तो पहला जत्था उत्तराखंड पहुंचने वाला है और उसके लिए तमाम तैयारियां की गई है। ये कहा जा रहा है कि पहला जत्था 4 जुलाई को उत्तराखंड पहुंचेगा
और इस साल 50-50 श्रद्धालुओं के कुल 10 जत्थे बनाए गए, यानी कि 10 यात्री दल जो कि पहुंचने वाले हैं बारी बारी से। उनके लिए तमाम तैयारियां की गई है, रास्ते में किसी तरीके की दिक्कत ना हो, सुविधाओं का खास ख्याल रखा जा रहा। खास बात यह है कि इस बार श्रद्धालुओं को बहुत कम किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी होगी, बाकी सफर वाहनों से वो तय कर पाएंगे। ट्रैक होता है जो फैमिली ट्रैक बड़ी महत्वपूर्ण है, और यात्रा में लिपू लेक के ऊपर जहाँ पर दर्रा है वहां के चोटी के ऊपर आप खड़े होकर के एक ऐसा स्थान है जहां से आप कैलाश का दर्शन कर सकते हैं बिना चाइनीज वीजा लिए, बिना पासपोर्ट के आप भारत की भूमि से ही कैलाश का दर्शन कर सकते हैं। और आदि कैलाश जहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी गए हैं, वो भी एक ऐसा है कि एक छोटा सा स्वरूप है कैलाश पर्वत का, तो लोग वहां भी दर्शन कर रहे हैं। फिर हमारा ओम पर्वत आ गया, नाभी डैंग आ गया, उसके बाद यात्रा भी हमारी चलेगी चीन से जो आएगी, और मानसरोवर की यात्रा यहाँ से लिपू लेक के दर्रे से होते हुए। हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन सिंह इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मदन, पहला जत्था कब पहुंचने वाला है, इस बार क्या कुछ खास रहने वाला है, मानसरोवर यात्रा को लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, मानसरोवर कैलाश यात्रा के लिए जो उत्तराखंड का जो सफर है उसके लिए पूरी तैयारियां की जा चुकी है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज पूरा जायजा लेके आए हैं, और सबसे बड़ी बात इस बार यह है कि जो यात्रा पहले तकरीबन 80 किलोमीटर पैदल चलकर की जाती थी, वो अब मात्र 38 किलोमीटर ये यात्रा की जाएगी। और उसके साथ ही उत्तराखंड के जो पर्यटन स्थल है, चाहे गुंजी गांव का है, आदि कैलाश, और जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे उसके बाद जहाँ पर पर्यटन बढ़ने लगे, वहाँ की दर्शन यहाँ से होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये यात्रा के दौरान मार्ग बड़े खराब रहते हैं, तो बिहारों की वहाँ पर तैनात की गई है, जो रास्ते हैं वो तैयार हो गए हैं। और 4 तारीख से यहाँ पे टनकपुर से ये यात्रा उत्तराखंड की शुरू होने वाली है, टनकपुर होते हुए उसके साथ ही पिथौरागढ़, आदि कैलाश, और ये तमाम जो रूट है वहाँ पर पूरी तैयारियां की जा चुकी है। और 4 तारीख को 50 का ये जत्था टनकपुर से रवाना होगा। क्योंकि देखिए पहला जत्था जो है वो 4 जुलाई को पहुंच जाएगा। मदन, सवाल ये है कि क्या उसमें सिर्फ और सिर्फ उस टीम में सिर्फ यात्री ही हैं, श्रद्धालु ही हैं, या फिर अधिकारियों को भी शामिल किया गया है? चिकित्सा अधिकारी भी वहां पर मौजूद है? अगर किसी तरीके की दिक्कत होती है, स्वास्थ्य संबंधित दिक्कत होती है, तो तुरंत उस पर कार्रवाई की जाएगी, उसका समाधान निकाला जाएगा। मदन, श्रुति, देखिए जो एक जत्था रवाना किया जाता है उसके साथ ही पूरी तमाम व्यवस्था में रहती है, उनके साथ स्वास्थ्य के डॉक्टर वहाँ पर रहेंगे, और उसके साथ ही जो रूट है वहाँ पर ये तमाम जगह इस तरह की व्यवस्था की गई है, चाहे रहने की व्यवस्था हो, चाहे आने जाने की व्यवस्था, और या कोई दिक्कत होती है किसी को तो वहाँ पर स्वास्थ्य की पूरी व्यवस्था पहले से की, क्योंकि जो रूट है वो पहले से जो है सभी लोगों को बता दिया जाता है, और कहाँ पर इस तरीके की व्यवस्था, वो तमाम जो जाएंगे उनको पहले से इस बारे में जानकारी दी जाती है, क्योंकि ये 22 दिन की कठिन यात्रा होती है, किसी तरीके का कोई रिस्क नहीं लिया जा सकता, इसलिए पहले से ही पूरी तैयारियां की जाती है। ने बताया कि पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का उनका जायजा लेके आ चुके हैं, तमाम दिशा निर्देश वो भी किए जा चुके हैं, और 4 तारीख को यहाँ पर जब वो 50 का जत्था पहुंचेगा उसके बाद आगे की यात्रा शुरू होगी। और ये है कि अब इस पूरे मामले को लेकर अधिकारी तो तैनात है, लेकिन क्योंकि 38 किलोमीटर 38 किलोमीटर वो रास्ते हैं जहां पर आपको पैदल यात्रा करनी है, वहां पर किस तरीके की सुविधाएं हैं मदन? जगह जो है पड़ाव बनाए गए हैं, और तमाम जगह खाने पीने की, उसके साथ ही स्वास्थ्य की भी व्यवस्था पहले से निर्धारित की जा चुकी है। और अगर कहीं पे इस तरीके की परिस्थिति है जहाँ पर लैंडस्लाइड होता है या मलबा आने की उम्मीद होती है, तो वहाँ पर तमाम जो मशीनें तैनात की जाती है, तो तमाम जो व्यवस्था वो करनी जाती है। और 3 तारीख को यहाँ पर जो 50 का जत्था पहले जाने वाला है वो आज शाम को पहुंचेगा, और 4 तारीख को यहाँ से रवाना किया जाएगा आगे की यात्रा के लिए। मदन, आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो इस पूरे मामले को लेकर अधिकारी बेहद तैनात है, सतर्क है, तमाम सुविधाओं का भी ख्याल रखा जा रहा है। चलिए खबरों बढ़ते आके चंपावत में हाई टेंशन लाइन मजदूर की मौत की वजह 11 kV लाइन की चपेट में आने से नेपाली मजदूर की मौत हो गई।
निर्माण कार्य में सुरक्षा मानकों को लेकर कई सवाल। यूपीसीएल, जल निगम और ठेकेदार पर जिम्मेदारी को लेकर भी बहस है। अब मामले की जांच की जा रही है। उत्तराखंड के चंपावत जिले के पाटी से ये बेहद दर्दनाक हादसे की खबर है। पेयजल टैंक पर जिसे बनवाया जा रहा था, जहां पर अभी भी काम जारी है, एक नेपाली मजदूर की मौत हो गई है। 11,000 केवी हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सरिया सीधा करते समय वह बिजली लाइन के संपर्क में आते। घटना के बाद सुरक्षा मानकों को लेकर गंभीर सवाल है। यूपीसीएल ने जल निगम ठेकेदार पर बिना सूचना निर्माण कराने का आरोप लगाया, जबकि स्थानीय लोगों का कहना है कि हाई टेंशन लाइन भी निर्धारित ऊंचाई से नीचे लटकी हुई है, यानी कि डिस्टेंस नहीं है, कभी भी भयावह हादसा हो सकता था। बिजली विभाग पर कई संगीन आरोप लग रहे हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है, जांच की जा रही है। और देखिए उसके बाद की ये तस्वीरें हैं, वहां पर लोगों में आक्रोश भी है। गांव वालों ने बेहद गंभीर आरोप भी लगाए। हाई टेंशन लाइन मजदूर की मौत की वजह बन गई है। सवाल है कि मानकों का उल्लंघन क्यों किया गया। पेयजल टैंक पर काम चल रहा था, वहां पर एक नेपाली मजदूर 11,000 केवी हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया, उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वो सरिया सीधा करते समय वहां बिजली लाइन के संपर्क में आ जाता है। घटना के मुताबिक सुरक्षा मानकों को लेकर भी गंभीर सवाल है। क्या सुरक्षा मानकों को ध्यान में नहीं रखा गया? यूपीसीएल ने जल निगम और ठेकेदार पर बिना अनुमति के निर्माण कार्य करने का भी आरोप लगा दिया है, जबकि स्थानीय लोग ये कह रहे हैं कि हाई टेंशन लाइन भी निर्धारित ऊंचाई से नीचे लटकी हुई है, यानी कि किसी भी भयावह हादसे को वो न्योता दे रही है। लेकिन उसके बावजूद भी बिजली विभाग के अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे। और एक हादसा हो चुका है, एक घटना घटित हो चुकी है, एक मजदूर की मौत हो गई है। पुलिस की टीम तमाम पहलुओं पर जांच कर रही है। क्या नगर निगम की तरफ से अनुमति नहीं ली गई थी? क्या बिजली विभाग को सूचना नहीं दी गई थी? हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से मजदूर की मौत हो गई। चलिए खबरों बढ़ते आगे। रामनगर में कॉर्बेट के बाघ भोला का सफल रेस्क्यू किया गया है। घायल और कमजोर हालत में बाघ मिला था। बाघ के पैर में गहरा घाव है, इलाज जारी है उसका। दूसरे बाघ से संघर्ष में घायल होने की आशंका जताई जा रही है। स्वस्थ होने के बाद जंगल में उसे वापस भेज दिया गया। भोला इसका नाम। उत्तराखंड के रामनगर स्थित कॉर्बेट लैंडस्केप से राहत भरी खबर है, जहां जंगल में घायल और बेहद कमजोर हालत में घूम रहे बाघ भोला का वन विभाग ने रेस्क्यू किया। उसकी जांच की है और उसके पैर में गहरा घाव मिला और आशंका ये जताई गई कि वह किसी दूसरे बाघ से संघर्ष में घायल हो गया होगा, जिसकी वजह से वह शिकार नहीं कर पा रहा था, अपना भोजन नहीं कर पा रहा था। डॉक्टर की टीम लगातार उसका इलाज कर रही थी। वन विभाग का कहना है कि वह स्वस्थ है, उसे दोबारा जंगल की ओर ही भेज दिया गया। ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अब उसका इलाज लगातार जारी है। इस पूरे मामले में वन विभाग के अधिकारी भी निगरानी बनाए हुए। फिलहाल इसी के साथ उत्तराखंड स्पीकिंग में बस इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।